अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, कौमों की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए उतना कम होता है, और आज का दिन यानी 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख के हवाले से एक ऐसा ही रोशन दिन है कि जिस पर पाकिस्तानी कौम जितना भी फ़ख्र करे वो कम है। आज के दिन उस वक्त के कुछ साइंसदानों ने, मुसल्लह अफवाज ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत भारत के 2 एटमी धमाकों के जवाब में 5 एटमी धमाके किए और इस मुल्क के दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। वो दिन है और आज का दिन है। अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसा रीज़न है पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है, जो पोजीशन है, वो मज़ीद बेहतर हुई, इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी भी उसी की वजह से आई, तो शायद ये बात कहना गलत नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि चागी की जो ज़र्द पहाड़ियाँ हैं वो आज भी इस कौम के गुरूर की और फ़ख्र की अलामत बनी हुई हैं, और आज का दिन हम इसी हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं मुल्क भर में। और जो थीम है सेलिब्रेशन की इस साल वो ये है कि ना झुके थे ना झुकेंगे। तो कुछ इसी हवाले से पहला जो सेगमेंट है हमारा उस पर बात करेंगे। डेफिनेटली क्योंकि एक सेलिब्रेशन का दिन है तो पहले तो इस इवेंट को याद करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग अगर कोई इंसिडेंट किसी को याद है उस पर बात करेंगे, और फिर साथ ही साथ जो सवाल है इससे जुड़ा वो भी आपके सामने रखेंगे। जो पहले पैनलिस्ट हैं उनका हम तारुफ करवा के आगाज़ कर लेते हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब आपका, आपके वक्त के लिए। आगा इकरार हारून साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। शनीला अमार ने इस्लामाबाद स्टूडियो से यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है, और आज़म चौधरी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। इस पर हम जनरली कमेंट भी लेंगे, लेकिन सवाल ये रखना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो जौहरी ताकत हासिल कर लेना है, क्या इस खित्ते में जो एक स्टेबिलिटी हमें दिखाई देती है, क्या ये उसके पीछे एक रीज़न है? तो आगाज़ जो है सुलंगी साहब आप ही से करते हैं। सर, क्या ये एक रीज़न है? और आज के दिन के हवाले से डेफिनेटली अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। शुक्रिया। बात यह है कि इसका जो तारीखी तनाजुर है उसको समझना ज़रूरी है। आप ये जहन में रखें कि सबसे पहले जो एटमी धमाका किया था वो भारत ने ही किया था, और ये वाक़या है 18 मई 1974 का, जब भारत ने उस वक्त एक खुफिया, उसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुधा, एक मुस्कुराता हुआ बुधा के नाम से उन्होंने सबसे पहला जो एटमी धमाका किया था पोखरान राजस्थान के अंदर। लेकिन उससे पहले ही उस वक्त की जो पाकिस्तान में हुकूमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो पाकिस्तान दौलत होने के बाद जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो भुट्टो साहब को अंदाज़ा था कि ये अब ख़तरा पाकिस्तान के अंदर भी आ सकता है। इसलिए एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए, और ये जानते हुए कि भारत एटमी प्रोग्राम पे तेज़ी के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने 24 जनवरी 1972 में मुल्तान में कोई 50 के करीब साइंसदानों को बुलाकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। लेकिन जो पहलकारी हुई या जो जारहियत हुई एक तरह से स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, वो भारत ने ही की थी 1974 में 18 मई को। और मुझे याद है कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर आप अपना बुधा कब लॉन्च करेंगे, व्हेन विल यू प्रोड्यूस योर बुधा? तो भुट्टो के जो अल्फाज थे वो ये थे कि वी हैव अवर बुधा इन टैक्सिला, अवर्स इज फास्टिंग बुधा। हमारे पास भी एक बुधा है, लेकिन हमारे जो बुधा है वो रोजे की हालत में है, उसकी पसलियां निकली हुई हैं। लेकिन उन्होंने वो काम जारी रखा। तो दूसरी दफा जब भारत ने 24 साल पहले एटमी धमाका किया, वो भी पाकिस्तान के एटमी धमाके से पहले था, 11 और 13 मई को 3 टेस्ट उन्होंने किए, 5 डिवाइसेस उन्होंने डिटोनेट किए, और उसके बाद आप देखें कि 13 मई और 28 मई के दरमियान तकरीबन 2 हफ्ते का अरसा है जिसमें पाकिस्तान पर दबाव डाला गया, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से कई बिलियन डॉलर्स की एड भी दी गई, और ये बात इंटरनेशनल मीडिया पे आ चुकी थी कि पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 के बजाय 6 डिवाइसेस डिटोनेट किए, और इस तरह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। तो ये तारीखी तनाजुर समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की, पाकिस्तान ने जवाब के अंदर, और इतने अरसे बाद, पहले 1974 और उसके बाद 98 में भी, जब कोई 2 हफ्ते के बाद जब ये हो गया, और उसके बाद तमाम तर दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान का जो जौहरी या एटमी प्रोग्राम है वो एक तरह से दिफाई जवाब में है, पाकिस्तान ने कोई जारियत नहीं की। बिल्कुल ठीक है। तो इस्तेहकाम का बाइस सर है ये
بیلنس جو ہے خطے کے اندر، کیا اسی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹین ہوا ہے؟ اسی وجہ سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، حالانکہ کارگل کا واقعہ ہو چکا تھا لیکن وہ ایک محدود جنگ تھی اور اس کو بھی اسی وجہ سے روکا گیا اور اس میں بین الاقوامی طاقتیں کود پڑیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں دونوں ملک جو ہے، کیونکہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود تھے، ڈیوائسز ڈیٹونیٹ نہیں کیے تھے پاکستان نے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنس جس کو کہتے ہیں، اس نے ایک کام دکھایا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں۔ اچھا ویسے تو ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے آغا صاحب، لیکن بریفلی سٹارٹ کر لیتے ہیں، میں آپ کو انٹرپٹ کر لوں گی جب بریک کا وقت آئے گا، کہ آپ پہلے اس پہ ہاں یا نا کا آپشن ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کیا لیں گے۔ جی بالکل ہے، ڈیٹرنس ہے، اور ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے جب آپ بریک سے واپس آئیں گی، لیکن میں صرف آپ کو اتنا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا یعنی کہ ایز اے ینگ جرنلسٹ 90 کی دہائی میں میرا بھی یہ خیال تھا کہ جی کیا ضرورت ہے ایٹم بم کی، ہم یہ جو ہے انویسٹمنٹ اپنی ہیلتھ پہ کر سکتے ہیں، کہ اس پہ ایجوکیشن پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو یوکرائن کے ساتھ 2021 میں ہوا تو اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ آئی واز ویری بیڈلی اینڈ سیڈلی مسٹیکن، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ابھی تک یعنی کہ ٹھیک ہے ہم ملکوں میں چلتی تو رہتی ہیں، یعنی کہ کبھی فروری آ جاتا ہے اور کبھی جون والے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں کو پتہ ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں جانا، لائن کراس نہیں کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک انشور تو کرتا ہے پیس کسی حد تک، نہیں تو اب یوکرائن کا حالت دیکھ رہے، یوکرائن کے پاس دنیا کی سب سے سیکنڈ لارجسٹ آرسنلز تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کیونکہ ایز اے ینگ جرنلسٹ آپ اس وقت جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت کیا ماحول تھا، تھوڑا سا اس پہ اس بریک کے بعد آپ سے کامنٹ لیں گے، ویورز ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
28 मई पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरी दिन है जिसमें पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में किए और इसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा ने खुशी का इजहार किया। और जिस तरह के लोग डराते थे और लोग कहते थे पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान ये हो जाएगा, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम व दायम है। और अब हम फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और अब हम ये अहद लेके हमने हुकूमत ली है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को माशी तरक्की में भी इतना ही ऊपर लेके जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान की इज़्ज़त और मंजिलत जो हमें तकदीर पे बनी। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के दिन की जो अहमियत है उस हवाले से, और आगा साहब मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि एज अ यंग जर्नलिस्ट थोड़ा सा आज के लोगों को, हम यंग लोगों को बताइए कि उस वक्त क्या माहौल था, क्या फील थी जब आप लोग कवर कर रहे थे सारी चीज़ को। देखिए, जहाँ दो बातें, मैंने बात ही कह रहा था कि जब मैं यानी कि 90 के शुरू में आप सब कहें तो हमारा ये ख्याल होता था कि ये नहीं, हमें कोई एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, एटॉमिक बम क्या कर लेगा, हम ये पैसे आवाम पे लगाएं, हम उनको अपना उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे। तो मैं ये कह रहा था कि यूक्रेन के वाक़े के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत था। लेकिन जब आपने बात की कि उस वक्त हमारी फीलिंग्स क्या थी, तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है और हैरत भी हो रही है कि वो अल्लाह ताला ने मौका दिया। मैं वैसे तो PTV लाहौर पे स्टेशन पे तो मैं अपीयर होता था जर्नलिस्ट बनने के बाद, लेकिन PTV स्टूडियो यहाँ जहाँ आज मैं हूँ, मैं पहली दफ़ा ये अपीयर जो हुआ था ना वो आज ही के दिन हुआ था। अच्छा। मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इनवाइट किया था कि नहीं आगा साहब तुसी आज राती प्रोग्राम में बैठते हो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 साल का एक रिलेशनशिप हो गया इस स्टूडियो के साथ। क्या फीलिंग्स थी हमारी। मैं एक अपना आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब इन्होंने 13 मई वाले जब इन्होंने एटॉमिक टेस्ट किए ना, उस ज़माने में मैं CNN के लिए स्टिंगर का काम करता। पाकिस्तान में अनीता प्रताप हमारी होती थी, अपना रीजनल चीफ होती थी, कृष्णा मानपुर के नीचे हम हमारी टीम काम करती थी। तो ये अपना, तो मैंने जब CNN पे देखा और अनीता प्रताप इतनी खुश और वो जोबिलेंट और वो फायरवर्क्स कर रही है CNN पे, मैंने अनीता को फ़ोन किया। मैंने कहा हैव आई सीन ए जर्नलिस्ट टुडे एट CNN और एन इंडियन। उसने कहा कि इकरार फर्स्ट आई एम एन इंडियन। सो मुझे ये वाक़या हमेशा याद रहेगा। हमारे यहाँ कुछ जर्नलिस्ट जो थे वो अभी तक ये तजब्जुब की हालत में थे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे अनीता प्रताप से इंस्पिरेशन मिली इस बात पे कि जब आपकी मुल्क के सॉवरन का मामला होता है, जब आपकी अपनी प्रोटेक्शन का मामला होता है, तो फिर आपका मुल्क पीछे रह जाती है। बिल्कुल, हर चीज़ पीछे। अब हमारी फीलिंग्स क्या थी, हमें तो ऑलमोस्ट देखिए 16 तारीख, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी कि शायद सैयद साहब मुझे यानी कि करेक्शन कर सकते हैं, 16 जुलाई को मेरे ख्याल में फैसला हो गया था कि हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप समझिए कि ऑफ कोर्स हर चीज़ यानी कि वो सब चीज़ें ढकी छुपी थी, लेकिन 16 मई की बात कर रहा हूँ और 25 मई को कंफर्म था कि अब विदिन यानी कि कभी भी किसी भी 72 आवर्स में हो जाएगा। तो एक एक्साइटमेंट थी, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी। और ये सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये थी कि हम भी यानी कि दुनिया के 7 ममालिक में शामिल हो जाएंगे और फिर पहले इस्लामी मुल्क होंगे। एग्जैक्टली। और फिर थोड़ा सा एक खौफ भी था कि क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट तो टेस्ट होता है। और एक बात बता दूं, हम कोल्ड टेस्ट नहीं करने जा रहे थे। यानी कि ये हमारी आप कह सके कि हमारे पे कॉन्फिडेंस देखिए हमारे साइंटिस्ट का अपने ऊपर कि हम कोल्ड टेस्ट नहीं करने जा रहे थे। ये हमें पता चल गया था कि हम लाइव टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये को ना वो एक दिन वो जो आई एम श्योर एक बहुत बड़ा दिन, और फिर इस तरह से सारी याद और बड़ी खुशी होती है उसको सोच के। आई एम श्योर। शरीला, इसी पे देखें, इस रीजन की जब हम बात करते हैं और यहाँ पर जो पीस का बैलेंस है वो बड़ा ही डेलिकेट है, तो आप समझती हैं कि ये जो हमारे पास एक ताकत है उसकी वजह से ये बरकरार है अभी तक? देखें, ये आप जो बरकरार है ना, इसी की वजह से ही है। और ये जो धमाके उस वक्त हुए थे ये बहुत ज़रूरी थे। उस वक्त हम बच्चे थे और जब ये धमाके सुनेंगे, एक्साइटमेंट तो थी कि ज़ाहिर पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए और आप इस हित्ते की सियासत को स्टडी करते गए तो आपको समझ आई कि हित्ते के लिए, बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी था। देखें, जिस वक्त धमाके हुए थे इंडिया में क्या हो रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी, उनके पार्लियामेंट बहुत खुश थी। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने धमाके किए तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर या उनकी हुकूमत के अंदर जो अफसुर्दगी छा गई थी और जिस तरह के उनके हालात हो गए थे तो समझ आ गई थी। उस वक्त हमें धमकियां दी जा रही थी, उस वक्त जो उनकी हुकूमत, उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी।
उस वक्त जो हुकूमत थी हमारी जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था। देखिए पाबंदियां लगने का खतरा था, अमेरिका की तरफ से धमकियां मिल रही थी, ऑफर भी हो रही थी। अभी जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, वो अड्डे जो मांगे ही नहीं गए अमेरिका के, उसके ऊपर एक दावा करते कि मैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने कह दिया। असल में तो एब्सोल्युटली नॉट उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जब उनको $5 बिलियन की ऑफर हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मुल्की मफाद में ये करना है। देखिए हम बहुत दफा इंडिया के साथ जंग में के करीब पहुंचे हैं, कारगिल का वाकया भी हुआ, उसके अलावा पिछली हुकूमत में भी जब यहाँ पे आए और आके वो सर्जिकल स्ट्राइक करके गए, तब भी हम जंग के बहुत करीब चले गए। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बैनुल अक़वामी ताकतें फिर कूद पड़ती हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी ताकत हैं और किसी एक का भी एडवेंचर जो है उससे जो तबाही होगी वो सालों उसकी हम कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में जो उस वक्त फैसला हुआ था वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब हमें यह है कि हमने अपने दिफा को तो नाकाबिले तस्हीर बना दिया। अब आगे जो काम करने वाला वो इकोनॉमी के ऊपर है कि जिस तरह इस हुकूमत ने उस वक्त दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाया, अब उनको आगे बढ़ के इकोनॉमी को भी नाकाबिले तस्हीर बनाना होगा, ताकि हम जो दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं हमें उनकी तरफ ना देखना पड़े। हम हारजा पॉलिसी भी अपनी आज़ाद बनाएं और इकोनॉमी में भी हम आज़ाद हो जाएं अपने डिफेंस की तरफ। नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन मईशत में भी जो है वो हम नाकाबिले तस्खीर हो जाए। तो जब हम आज के दिन की बात करते हैं शनीला, तो आज का दिन मनाया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छी थीम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन मजीद इस चीज़ को, एक होता है ना एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको ज़्यादा एक दफ़ा रिव्यू या रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जो हमारे लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ जितनी मोहब्बत करते हैं वो सबको पता है, तो ये लोग इसके साथ अटैच हैं और इस चीज़ को हमें बार बार इसका इयादा करते रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसको हमने नाकाबिले तस्खीर बनाया है। इसको बनाना क्यों ज़रूरी था? देखिए जो पिछली हुकूमत थी उसने किसी टाइम भी इसको ऑन नहीं किया, कभी ये दिन नहीं मनाया गया। अब ये दिन जब दोबारा मनाया गया, इसका मनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी हम सब आवाम को भी ऑन करना चाहिए कि ये धमाके उस वक्त जो हुए थे वो मिल्की मफाद में हुए थे। तो अब और जो हमारे इंडिया से आज हम महफूज बैठे हुए हैं और इसकी वजह ही ये धमाके हैं, तो ये ज़रूर दिन मनाना चाहिए और उसको मनाते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मनाना चाहिए और मनाते रहना चाहिए। आजम चौधरी साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, अब एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, आई थिंक हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। ब्रेक से वापस आकर आजम चौधरी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि जब हम बात करते हैं इस रीजन के अंदर जो अमन और इस्तेहकाम का बैलेंस है, तो क्या ये डिटरेंस के तौर के ऊपर क्या ये उसी की तरफ टिका हुआ है? अच्छा, अब मुझे कहा जा रहा है कि हम ब्रेक के बगैर भी जा सकते हैं लाहौर। तो आजम चौधरी साहब, जब हम बात करते हैं इस खित्ते में अमन व अमान के बैलेंस की जो सूरत हाल है, डिटरेंस आप समझते हैं यही है कि हम जो है वो खुद एक एटमी ताकत है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं? सबसे पहले तो मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें इसकी पूरी तारीख़ जो है ना दोबारा याद करवाई। मुझे याद है कि मैं उस वक्त एक अखबार में काम किया करता था जब हमने एटॉमिक धमाके किए थे। तो जब इंडिया ने धमाके किए तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अफसरदगी और परेशानी की फ़ज़ा यहाँ पर हुई, लोगों में एक मायूसी थी और इंडिया में वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर धमाके किए गए, मुझे आज भी याद है कि हमारी कौम की वो इतनी दीदनी खुशी थी कि आज मैं वो सोचता हूँ तो मेरे सामने वो चेहरे आते हैं कि लोग किस तरह अपने आप को उस वक्त वो खुशियाँ मना रहे थे और लोग समझ रहे थे कि अब वो नाकाबिले तस्खीर हैं, अब वो ताकतवर हैं, इंडिया की आंखों में आंखें डाल के वो बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस वक़्त ये स्टेप ना लेते, देखें इसका क्रेडिट हमारा सबसे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, हमारी मुसल्लह अफवाज को और हमारे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की और ये एटमी धमाकों तक इस मुल्क को एटमी पावर बनाया, वो उन सब को वो काबिल सताइश है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को आज दुनिया के सामने एक मुनफरिद मकाम, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटॉमिक पावर है। अगर हम खुदा न खासा उस सूरत हाल में हम उस वक़्त ना करते, अपने आप को एटॉमिक ताकत ना बनाते, तो हमने जिस किस्म के क्राइसिस देखे हैं, भारत का दबाव तो हमने देखा ही देखा है, जिस तरह वो जारहियत करता रहता है, लेकिन इसके साथ हमने एक टेररिज्म का दौर गुजारा है। अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी उस वक्त नुकसानात हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक एटॉमिक पावर था और उस एटॉमिक पावर बनने की जो कीमत चुकाई हमने, वो भी बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सेंक्शंस लगी। इस कौम ने उस वक़्त भूख बर्दाश्त की, सख्तियाँ और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन उफ़ तक नहीं की, क्योंकि उन तकलीफ़ों, उस एटॉमिक पावर बनने के सामने वो तकलीफ़ें जो है वो मानी नहीं रखती थी। और आज जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, मैं समझता हूँ ये उस वक़्त के सामने ये कुछ भी नहीं है।
آج تو پھر ہمیں ہر طرف امید نظر آتی ہے. اس وقت ایٹامک پاور بننے کے بعد جس طرح پوری دنیا ہمارے اوپر چڑھی تھی, ہمیں اس وقت بڑا ایک خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک یکجہتی تھی, اتحاد تھا, سیاسی قوتیں ایک پیج پہ آئیں, مسلح افواج ساتھ کھڑی ہوئی اور قوم پوری اس کے پیچھے کھڑی ہوئی, جس کی وجہ سے پاکستان نے سروائیو کیا اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کے اس ملک نے مستحکم ہوا. بالکل, اور آج میں بھی سمجھتا مستحکم ہوں ہے اس تو آپ خطے یہاں کے کا پورے آپشن. خطے کے استحکام کے لیے صرف انڈیا پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, پورے خطے کے استحکام کے لیے یہ ایٹامک ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے باقی فوائد بھی دیکھیں, یہ صرف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. آپ ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں, آپ انرجی سیکٹر میں دیکھیں کہ ایٹامک ٹیکنالوجی کے فائدے کہاں کہاں ہیں. ہم ان سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور بالکل ہمیں ایسا تو ہی. مزید آگے جانے کی ضرورت ہے اس میں. اب تو پوری دنیا کو سمجھ آ چکی ہے کہ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی اب اتنی زیادہ انسانیت کے لیے, فلاح کے لیے فائدہ مند ہے, اس کو آپ رول بیک نہیں کر سکتے, نہیں اس کر کو سکتے. ختم نہیں بالکل کر ٹھیک ہے, تو آپ سب لوگوں نے اس پہ ہاں کا آپشن لیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ بھی جس سطح پر بھی اس پروگرام کے معاملے میں انوالوڈ رہے, چاہے اس کو کنسیو کرنے, اس کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی حد تک, ان سب کے لیے سب کی جو ہے وہ یہ قوم شکر گزار ہے اور میرے خیال ہے ہمیشہ رہے گی. کیونکہ جیسے کہ ابھی چودھری صاحب نے آخر میں کہا کہ خالی پاکستان یا بھارت کا معاملہ نہیں ہے, پورے خطے کی بات کریں, دنیا میں بات کریں پاکستان کی اسٹینڈنگ کی, جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا تھا, تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ایک ایسی قوت ہے پاکستان کے بعد جس کی وجہ سے پاکستان کو کبھی بھی اس کی امپورٹنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس دنیا میں. اسی کے ساتھ آج کی جو ہماری دوسری سٹوری ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف نے کل رات قوم سے خطاب کیا. یہ ان کا پہلا پالیسی خطاب تھا جس میں ان کی اتحادیوں کی کیا ویژن ہے اس وقت پاکستان کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے, اس پر انہوں نے بات کی. ابھی تک کے جو کچھ اقدامات اس نئی حکومت نے کیے ہیں اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. اس وقت کیا معاشی اور معاشرتی چیلنجز کا سامنا ہے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا. جانے والی جو حکومت ہے, جن سے حکومت لی گئی ہے, ان کی کیا معاشی پالیسیز تھیں اور ان کے اندر کیا ایسی چیزیں تھیں جو کہ درست نہیں ہوئیں, ان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. لیکن جو بات 2 دن سے ہمارے پروگرام میں یہاں پر کانسٹنٹلی ہو رہی تھی کہ جو غریب طبقہ ہے اس ملک کا, فیول پرائسز بڑھنے سے اور یہ جو کچھ اقدامات مشکل ہوئے ان کی وجہ سے بہت زیادہ زیر عتاب آ سکتا ہے, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ ایز ایکسپیکٹڈ جو یہاں پہ ہمارے اینالسٹ بار بار کہہ رہے تھے, کل ایک ریلیف پیکج جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے. 28 ارب روپے ماہانہ کا یہ پیکج ہے, جس میں غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں, جو خاندان ہیں, ان کو 2000 روپے ماہانہ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. اور یہ 1 کروڑ 40,000 وہ ہیں خاندان ہیں, 40 لاکھ خاندان ہیں جن کو جو اس سے مستفید ہوں گے. تو اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو ساری اس وقت سچویشن ہے, اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ جو پیکج ہے, کیا یہ عوام کی ریلیف کے لیے کوئی معاون ثابت ہوگا؟ مرتضی سولنگی صاحب کیا؟ جی بہت شکریہ. ہم سب لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ایک دن پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے اضافہ کیا گیا اور شاید مستقبل میں اور بھی کرنا پڑے, تو اس کا جو اثر ہوگا وہ مڈل کلاس اور جو غریب عوام ہے ان پر سب سے زیادہ ہوگا. کیونکہ جو تمام جو اشیاء ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں یا دوسری اشیاء ضرورت ہوں, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, ٹرانسپورٹ کے جو اخراجات ہیں اس میں اضافہ ہوگا. تو جو یہ لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل رات وزیر اعظم نے اعلان کیا, کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس موجود ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اور دوسرے بھی, نادرا کا بھی ہے, تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری تھا. اب مجھے یقین ہے کہ اور بھی کچھ اقدامات مستقبل میں اٹھائے جائیں گے, لیکن یہ ضروری تھا. اور دنیا بھر کے جو ادارے ہیں جن میں ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ بھی ہے, وہ سب اس ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حق میں ہیں. بالکل. تو یہ سولنگی صاحب پہلے بھی جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کنسیو کیا گیا تھا اور اس پہ کام کا آغاز ہوا تھا, تو تنقید کرنے والے کہتے تھے کہ یہ تو کوئی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے, لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کریں. پھر ہم نے دیکھا کہ خود حکومت میں آئے تو پھر اسی کو کنٹینیو کیا, چاہے اس کا نام بدل دیا. اب کل رات سے پھر کچھ جگہوں پر یہی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی رقم ہے, اس سے کیا ہو جائے گا, کیا فرق پڑے گا ایک عام آدمی کی زندگی میں. تو اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں. دیکھیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی رقم ہے, وہ یہ بتائیں کہ ملک کو اس معاشی دلدل میں گھسایا کس نے. یہ جو IMF پروگرام جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے سخت اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں, یہ اس حکومت کا تو کیا ہوا نہیں ہے,
یہ تو پچھلی جو حکومت تھی جو اس پہ سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں وہ انہوں نے شروع کیا تھا، یہ ساری شرائط انہوں نے مانی تھی، اور پھر جیسے ہی ان کی حکومت گرنے کے قریب آئی تو انہوں نے مزید جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھائیں، جس کے نتیجے میں اس حالت پہ پہنچے۔ اب پاکستان کے پاس سوائے دیوالیہ پن یا اس پروگرام میں واپس جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ کوئی دوست ممالک بھی تب تک آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک آپ اس پروگرام میں واپس نہ جائیں۔ تو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے انہوں نے وہی کیا جو پچھلی حکومت کر کے گئی تھی، اس پروگرام کو بحال کروایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنقید ہے اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ شفاف طریقے سے چلے اور لوگوں کی مدد ہو، اور جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کشکول سے باہر نکلیں اور اپنی جو معیشت ہے اس کی بنیادیں ٹھیک طریقے سے استوار کریں، کیونکہ یہ ہم کب تک آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے، جب آخری وقت صورتحال ہو اور کوئی صورت نہ ہو۔ تو حکومت کے پاس جو چیلنج ہے اس سال سوا سال میں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے جو اثرات ہیں اس سے غریب عوام کو بچائے، اور ساتھ ہی جو اصل جو کام ہے اس پہ کام شروع کرے کہ کس طریقے سے ہم اپنی معیشت کو اس طریقے سے ری آرگنائز کر سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں بار بار ہم نہ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں۔ آغا اقرار صاحب سر اسی پہ کامنٹ کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریلیف ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہ جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے پر تنقید ہے، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، کسی کو معیشت کی تھوڑی سی بھی سینس ہو آغا صاحب تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو برڈن ہے اس کو ویسے بھی پاس آن کرنا تھا، پاپولر ڈیسیجن ہے یا ان پاپولر ڈیسیجن ہے، اب جب کر دیا ہے حکومت نے اور رائٹ ڈائریکشن میں چل پڑے تو تنقید پھر شروع ہو گئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تنقید اپنی جگہ پہ، پاپولر ڈیسیژنز اپنی جگہ پہ، لیکن سم ٹائم آپ کو ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں ناٹ فار یور پولیٹیکل پارٹی اور فار یور پولیٹیکل گینز، رادر فار یور نیشنل انٹرسٹ۔ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، وہ زیادہ خطرناک بات ہے، یا آپ لوگوں کی ایک پولیٹیکلی آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک لیش فیس کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں ایک جو آدمی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ بیک لیش ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اپنے ملک کے بارے میں لفظ ڈیفالٹ استعمال جو اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا ہی سہارا بہت ہوتا ہے۔ آپ نے یعنی کہ بڑی ڈیٹیل اپنا بات کی ہے سولنگی صاحب نے کہ، اور آپ نے بھی اپنے اس میں اس کو انٹرو میں بھی بتایا کہ جب میرے سے اسپورٹس پروگرام شروع ہوا نا، اس کے بعد میں انہوں نے احساس کا نام دے دیا اور پھر سو آن سو فورتھ، تب یہ کہا گیا کہ جی یہ فیملیز جو ہیں یہ کیا 2000 تو کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں خود ذاتی طور پہ لاہور میں جو ایک علاقہ کانے کا، ان میں ایک ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے 2000 سے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ ماسٹر ڈگری میں آ گئی ہیں۔ یہ اب مت کہیں، بات یہ ہے کہ کیا صحیح آدمی کو وہ پیسہ جا رہا ہے، دس از امپورٹنٹ۔ اچھا ایک بات جو آپ نے ابھی 28 ارب کے پیکج کی وہ تو اپنی جگہ پہ، ایک چیز پہ میرا تھوڑا سا مجھے کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا جو آپ نے 400 روپے کا کیا اس کے اوپر سبسڈی دی ہے، مجھے صرف یہ خوف ہے کہ وہ جو ہے یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں تو نہ ملے لیکن کابل میں پہنچاؤ۔ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، جب بھی ہم ویٹ کے اوپر سبسڈی دیتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو اسمگلنگ کا جو مافیا ہے وہ دن رات کام کرتا ہے، اور آپ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بدقسمتی کہہ لیں کہ افغانستان نے کبھی کچھ پروڈیوس نہیں کیا ہے، وہ نہ اپنی بکریاں پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ بکریوں کے لیے دنیا کی بہترین جگہ سمجھی جاتی ہے، نہ گائیں پروڈیوس کرتے ہیں، نہ ویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، نہ رائس پروڈیوس کرتے ہیں۔ انہوں نے، ہم کہتے تھے وہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، باخدا دیکھا جائے تو ہم ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، سب چیزیں وہ یہاں سے سمگل کرتے ہیں، اور ان کا اسمگلنگ کا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے، اس پہ نظر رکھنی جی وہ رکھنی پڑے گی۔ دیکھیں ورنہ پتہ کیا ہوگا، یا لائنیں لگی ہوں گی، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم بھی یہاں ملے گا نہیں، اور یہاں لائنیں لگی ہوں گی، ملے گا نہیں، پتہ چلے گا کہ وہ سارا کابل پہنچا ہوا ہے، اور جو اپنا یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو موقع مل جائے گا۔ بہرحال میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سپورٹ کوئی بھی ہو، تھوڑی ہو بہت ہو، اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ تو آپ ہاں کو آپشن لے رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے فرق پڑے گا۔ شنیرہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے تو خیر نے کہا کہ آپ بھی کانسٹنٹلی یہاں پہ کہتی رہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے، سو آر یو ہیپی؟
देखें, बहुत अच्छा फैसला है। एक तो ये बात देखें कि कल जब एक वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे थे तो एक ऐसे वज़ीर आज़म की तकरीर थी जो आवाम के दर्द को समझते थे। ये फैसला एक मुश्किल फैसला था। कल भी मैंने ये बात की थी कि नवाज लीग ने सियासी मफाद पे रियासती मफाद को तरजीह दी है। आपको ये फैसला करना ही करना था अगर आपने इस मुल्क की सिमत ठीक करनी थी। लेकिन ये अच्छी, और हम कह रहे थे टारगेट सब्सिडी की तरफ जाएं, चलें ठीक है। अगर उसमें ये भी देखें, पाकिस्तान है, इसमें बहुत से लोगों को फ्रॉड का भी खदशा होता है कि अगर वो पेट्रोल पंप पे ऊपर कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको आप सस्ता पेट्रोल दें, तो वो जो पेट्रोल पंप वाले थे वो सस्ता पेट्रोल लेते हैं और उसके बाद दे गाड़ियों को रहे होते हैं और क्लेम ये कर रहे थे कि हम बाइक्स वालों को दे रहे हैं। तो ये भी खदशात से। लेकिन ये जो पैसे दिए गए हैं, देखो कुछ ना कुछ तो आपने आवाम को दिया है रिलीफ। अब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपने जो आटा किया, 10 किलो का आटा का थैला 400 रुपये का मिलेगा। अगर आप उसी हिसाब से चलें तो एक फैमिली अगर 10 किलो का आटा ले लेगी, कुछ दालें ले लेगी, नमक मिर्च मसाले ले लेगी। मैं खुद अपने घर की ग्रॉसरी करती हूँ, मुझे पता है कि यूटिलिटी स्टोर से हट के आपको 15 किलो का आटा 1480 रुपये का थैला मिलता है। तो आप ये देखें कि आपने आटे के ऊपर सब्सिडीज दी है, आगे जाके आप चीनी के ऊपर देंगे, ये 2000 रुपये मिलेंगे। ये 2000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, और तनकीद देखें कौन कर रहे हैं, वही जिन्होंने IMF के साथ ये मुआहिदा किया, जिनकी वजह से आज ये हालात हैं, और वो ये तनकीद करेंगे। लेकिन इस तनकीद से हट के आपने खुद देखना है कि आपने क्या फैसला करना। आज भी जब मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि देखें, मैं जब अपनी लैंड क्रूजर में पेट्रोल डलवाता हूँ 80 लीटर, तो मुझे भी सब्सिडीज मिलती, जबकि मुझे नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलें, आप अभी ये नहीं कर सकते कि आप पेट्रोल गरीब को कम दे दें। आपने कुछ ना कुछ रिलीफ दे के एक खानदान को सहारा दिया। अब वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, या वो ग्रॉसरी लाते हैं, या उसका रेंट देते हैं, या बिजली के बिल के मद में देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको सहारा मिला है। और मुझे ये लगता है कि जब बजट आएगा तो उस बजट के अंदर मजीद रिलीफ दिया जाएगा। देखिए, IMF का जो प्रोग्राम आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे आएंगे, उसकी वजह से आपको सऊदी अरब से जब आएंगे तो आप आवाम को फिर आगे जाके मजीद रिलीफ देंगे। थोड़ा तो आप हाँ का ऑप्शन? हाँ का मैं ऑप्शन लूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है जब इन्होंने 2013 में ये मुल्क संभाला था, उस वक्त भी इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा थी, बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ों को स्टेबलाइज किया था, और जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी तो 4% के ऊपर इन्फ्लेशन थी। तो मुझे यकीन है कि जब अगर आपकी स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर, इकोनॉमी में भी आएगी, तो आगे जाके मजीद रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है जो दिया किया गया ऑप्शन ले रही है। आजम चौधरी साहब, सर ये जो रिलीफ पैकेज कल अनाउंस हुआ, इसको कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि इससे जो है गरीब तबके को रिलीफ मिलेगा? देखिए, किसी भी मुल्क का जो मुआशी इस्तेहकाम है उसके सियासी इस्तेहकाम के साथ वो मशरूत होता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है, यहाँ पे सियासी तौर पर जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से हमें मुआशी तौर पर बहुत नुकसानात फेस करने पड़े। और हम बार बार हम अपने इसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हुकूमत को कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से हो, क्योंकि इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए अगर आप आज हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर नुकसान और बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एक निचले तबके के लिए उन्होंने सोचा और एक पैकेज का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ साथ अब जैसे जैसे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुल्क जो है वो स्टेबल होता जाएगा, पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासत स्टेबल होगी बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी स्टेबल हो जाएगी। अब हुकूमत को चाहिए कि जो दरमियान वाला तबका है, देखिए मिडिल क्लास सबसे बड़ा ही एक तादाद जो है इस मुल्क के अंदर वो मिडिल क्लास की है। जो तनख्वाहदार तबका है, जो छोटा कारोबारी तबका है, क्योंकि वो ऐसा तबका है कि जो ना किसी के सामने हाथ फैला सकता है, ना वो बेचारा कहीं जाके अपनी दुहाई दे सकता है। उसके हवाले से भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे उन लोगों को भी रिलीफ मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब जिस तरह मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हम चले हैं, ट्रैक पे गए हैं, आज देखें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते ही हमें वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बाकी डोनर एजेंसीज और दोस्त मालिक की तरफ से अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होता है IMF प्रोग्राम के बाद। तो सर आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी माज़रत के साथ, क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम थर्ड स्टोरी पर भी क्विक राउंड ले लें। और ये स्टोरी है, इस पे सभी जो हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने हाँ का ऑप्शन लिया है। बस एक ब्रीफली इतनी सी बात जरूर कि जब पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो एक बात समझने की जरूरत यह है कि उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई शख्स जो कि डायरेक्टली पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है
उस पर उसका असर आएगा, बल्कि इकोनॉमी में ओवरऑल इस चीज़ का असर आता है। जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो सब महंगी हो जाती हैं, हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। तो जो इस तरह का रिलीफ पैकेज है डेफिनेटली उससे हर तबका जो है वो फ़ायदा हासिल करेगा। तो इसलिए भी इसको कैटेगराइज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए और ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आज की आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज जो है वो फिर से हम देख रहे हैं कि कल से दोबारा से बात हो रही है, क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने कल भी मीडिया से गुफ्तगू की, आज भी उन्होंने कहीं पर बात की है। और वैसे तो वही पुरानी स्टेटमेंट्स हैं, वही पुरानी बातें जिनको वो दोहरा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पर वो बहुत ज़्यादा इसरार करते हुए नजर आए वो ये है कि हमारा एहतजाज हमेशा वो होता है, तशद्दुद से पाक होता है। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, हमने कभी कानून नहीं तोड़ा है, और ये जो कुछ भी बना के पेश किया जा रहा है ये सारी हमारे खिलाफ साजिश है, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। सुलंगी साहब, खान साहब कहते हैं मैंने तो कभी भी नहीं किया पुरतशद्दुद एहतजाज, ये तो इल्ज़ाम है सारा हम पे। मुझे लगता है कि खान साहब या तो उनको अपने हाफजे का कोई मसला है, यादाश्त उनकी जो है वो ख़राब हो गई है, या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो गालिबन 1960 के अशरे में रहते हैं, न इंटरनेट है, न वो उनके बयानात को देख सकते हैं, न पुरानी अखबारात जो है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब उनका ख्याल ये है कि एक कोई गलत बात, कोई झूठ वो 1000 बार हर रोज़ दोहराएंगे तो वो सच बन जाएगा। तो ये शायद इस तरह की किताबों में ज़रूर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इतने सादा हैं कि वो इस बात को ना समझे। मिसाल के तौर पर 2014 की धरने को देखें, जो वादा उन्होंने किया उसकी खिलाफ वर्जी की। कहा कि रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, रेड जोन में दाखिल हुए। कहा कि हम पुरअमन करेंगे, आप देखें कि पुलिस स्टेशन पर हमले किए, पुलिस स्टेशनों से गिरफ्तार लोग उन्होंने ताकत के जरिए छुड़वाए, रास्ते बंद किए, उन्होंने पुलिस अफसरों पे तशद्दुद किया, मीडिया के इदारों पर उन्होंने पथराव किया, उनको नुकसान पहुंचाया। पीटीवी पे जहां पर आप बैठी हैं वहां पर उन्होंने कब्जा किया, पार्लिमान पे उन्होंने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद किए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक किया। और अभी जो ये तशरीफ लाए थे तो उसी दिन को देख लें, आपको पता है सिर्फ इस्लामाबाद में 18 के करीब पुलिस और रेंजर्स के लोग जो है वो जख्मी हुए। उन्होंने एक पुलिस के बंदे को शहीद किया लाहौर के अंदर। उसके अलावा आप देखें कि इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन को तबाह किया, इन्होंने जो है वो दरख्तों को आग लगाई, इन्होंने ग्रीन बेल्ट को आग लगाई। तो किस पुरअमन एहतजाज की वो बात कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि नहीं जी वो हम जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से पूछ के और उनकी इजाज़त से करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आप H9 में जाएं, तो आप रेड जोन में क्या करने आए थे? इसका जवाब खान साहब बिल्कुल आपको नहीं देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब का ये दावा जो है दुरुस्त नहीं है। आगे इकरार हारून साहब, दावा खान साहब का दुरुस्त है कि नहीं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब हमारे कारकुनान को रोका जाएगा, हमें पॉलिटिकली प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं दिया जाएगा, तो लोग तो रिएक्ट करेंगे। हमने तो कोई वो तशद्दुद नहीं किया, हम पर किया गया, तो रिएक्शन में जो कुछ हुआ वो हुआ। देखिए, बड़ी तफसीलन बात होगी है। जहाँ तक बात है हमें जाएगा तो तशद्दुद होगा। 2014 में तो मैं उनके साथ, उस ग्रुप के साथ मैं भी अपने मूव कर रहा था एज ए रिपोर्टर। अपारा से आगे नहीं आना था इन्होंने। अपारा के बाद जो कुछ हुआ मैं उसमें बाकायदा उनके साथ रिपोर्टिंग कर रहा था। पुलिस वालों को उन्होंने डंडों से मारा, उनको ज़मीनों के ऊपर घसीटा और उनको हरासा किया कि हरासा दे दो, क्योंकि उसके वक्त यानी कि, और पुलिस वाले भी घबरा गए कि इनको डेफिनेटली से दे वर सो कॉन्फिडेंट कि पीछे कोई ना कोई तो है, कि वो डंडों से भी मार रहे हैं, हमारी वर्दियां भी फाड़ रहे हैं। वो जो 1.5 घंटा था ना अपारा से लेकर ये सरीना चौक तक का, वो तो बता रहा था कि वो कितने को पुरअमन थे। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़े पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो बेसिकली और मैंने आपको कल बताया था वो एक बहुत अच्छे बच्चे के तौर पे बिहेव करेंगे और इतने मासूम बिहेव करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका लेटर पड़ा हुआ है। वहाँ पे उन्होंने कहना जी हम तो तशद्दुद नामी चीज़ को हमें तो पता ही नहीं तशद्दुद होता क्या। वो जो लोग हमारे आ गए थे उन्होंने कह दिया था कि जी उनको रात से करीब पता है। लेकिन मैं इससे ज़रा आगे जाऊँगा, खुदा न खास्ता अगर उनकी ये मासूमाना बातों को मान लिया जाएगा फिर क्या होगा। आपने भी कहा कि उनको हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें, H9 में वो प्रोटेस्ट करें,
हमें कब कहना करें। दुनिया भर में यही लेकिन होता है। अगर वहां से हर दूसरे तीसरे दिन वो निकलें और कि चलो अपना डी चौक चलते, फिर कौन देगा गारंटी? तो आप भी जो है वो नई का ऑप्शन ले रहे हैं शनीला, आप सब जी लोग बिल्कुल ले रहा हूँ। ये- और लेकिन एक आपसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ मेरे आपके और वसादत से कि अगर उनको इजाजत दी गई उनका ह्यूमन राइट्स इस्तेमाल करने का, तो फिर गारंटी भी कोई ले कि वो उससे आगे जाएगा नहीं, कि वो लाइन क्रॉस क्योंकि नहीं मुझे करेंगे। यकीन है वो जाएगा। आगा साहब और सोलंकी साहब ने वैसे कुछ ज्यादती नहीं कर दी शनीला, वो तो आज बड़े मासूमाना अंदाज में उन्होंने कहा जी कि मैं तो 26 साल का रिकॉर्ड है, कभी कानून हाथ में ही नहीं लिया, कभी कानून तोड़ा ही नहीं, कभी तशद्दुद की सियासत की ही नहीं है, हिस्ट्री नहीं है मेरी कोई ऐसी। यशफीन जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनके ऊपर कौन सा केस चल रहा था? पीटीवी पे हमले का। जो मौजूदा सदर है उनके ऊपर भी ये केस चल रहा था, असद उमर साहब के ऊपर भी चल रहा था। ये 3 साल पौने 3 साल पेश नहीं होते रहे, इस्तिस्ना लेते रहे और आखिर में इन्होंने अपने आप को बरी करवा लिया। तो इस एक तो इनका झूठ इसी से साबित हो जाता है। दूसरा, इनके और आरिफ अलवी की जो टेलीफोन कॉल लीक हुई थी उसमें किसी को नहीं पता कि कितनी खुशियां मना रहे थे पीटीवी पे हमला करने की। क्या आप इमरान इस्माइल के बयानात भूल गए हैं कि हम जो है एक मिनट की इनकी 1 मिनट के ऊपर कप्तान की कॉल के ऊपर हम पूरा शहर बंद कर देंगे? आरिफ अलवी की वीडियोस किसी को भूल गई हैं जिसपे वो पुलिस वालों को धमकियां दे रहे होते थे? क्या इमरान की अपनी वीडियोस भूल गए जब वो कहते थे ओ आईजी तुम्हें मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा? सब देखिए, अब दौर जो है ना वो इंटरनेट का, मीडिया का, हर वीडियो सामने होती है। इमरान का मसला ये कि ये एक झूठ बोलते हैं, उसके ऊपर डिटाई के साथ जम जाते हैं। पैंती पंक्चर्स वाला भी झूठ सबको पता है, ये अमेरिकी साजिश वाला झूठ भी सबको पता है। अब इन्होंने एक नया झूठ गढ़ लिया कि मैं तो बड़ा पुरअमन बंदा हूँ, और वो सबने देख लिया 2014 के धरने। वजह वही है जो आगा साहब ने पॉइंट आउट की है, मतलब यकीन दिलाना है कि वापस आने की इजाजत मिल जाए। जो उनके सपोर्टर होते हैं ना वो यकीन कर लेते हैं उसके ऊपर। और अब चूंकि उन्होंने दोबारा आना है और उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक परमिशन चाहिए, तो उसके लिए वो मासूम बन के कह रहे हैं कि भाई मैं तो बड़ा पुरअमन शहरी हूँ, मैंने तो कभी कानून हाथ में नहीं लिया। सबको पता है कि आप कितने पुरअमन शहरी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी दीवारों पे गीली शलवारें लटकती रही हैं, तो उनको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कितने पुरअमन हैं। तो हान साहब जो है ना उनकी बातों को मेरे ख्याल में सीरियस लेने की जरूरत होती तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलना है, वो झूठ बोलते रहेंगे। उनका सारा बयानिया ही झूठ के ऊपर है, और झूठ बोल बोल के ही वजीर आजम बने हैं, और ये झूठ उनके साथ चलता रहेगा। तो आप कह रही हैं कि ये दावा उनका दुरुस्त नहीं है। देखिए उनके जो सपोर्टर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए उनके जो सपोर्टर हैं, जब भी वो हड़ताल पे जाते थे वो हमेशा लाहौर की मेट्रो को नुकसान पहुंचा देते थे, वो सड़कों पे ट्राइड जलाना शुरू कर देते थे। अभी भी जब वो आ रहे थे, क्या उससे पहले उनके मेंबर्स के घर से असला नहीं पकड़ा गया? क्या वो क्रेने साथ नहीं लेके आ रहे थे? क्या वो धमकियां नहीं दे रहे थे? क्या शेरशी वैसे नहीं जो आप कह बात रहे थे? करेंगे उनकी एक और बात भी उससे रिफ्यूट होती है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिएक्शन होगा। तो ये तो बड़ी तैयारी है। जब आप क्रेने साथ लेके आ रहे हैं, आप असला साथ लेके आ रहे हैं, आप पहले से कह रहे हैं कि खूनी मार्च है, आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि डी चौक जाएं, तो अभी आप कह रहे हैं कि हम प्रिपेयर नहीं थे। भाई आप प्रिपेयर बिल्कुल आए थे, लेकिन मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह के जो इंतजाम थे आपसे ज्यादा हो गए। चले आजम चौधरी साहब, ये जो बातें यहाँ पर हो रही हैं आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? आप खान साहब के दावे को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगेन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, फिर ये सूरत हाल हो जाती है, हमारा राइट है, हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाए। खान साहब बिल्कुल उनका राइट है, प्रोटेस्ट करें, लेकिन उनका दावा गलत है। कौन सी ऐसी सियासत है कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएं और वहाँ पे कुछ भी ना हो? हमने माजी में लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हमने बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं। देखें, अगर कोई अच्छा लीडर उसको कंट्रोल कर रहा हो ना, तो वो मॉब कंट्रोल हो जाता है। जब लीडरलेस मॉब हो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं लाहौर में जो ये खान साहब जब इस्लामाबाद में जा रहे थे, तो लाहौर के अंदर जो हमने देखा, यहाँ पे उनका कोई लीडर ही नहीं था। जब लीडरलेस मॉब होगा तो उसके बाद वो हंगामा रही होगी, तोड़फोड़ होगी, आगे लगेगी, पुलिस वाले भी ज़ख्मी होंगे, लोगों को भी नुकसान पहुँचेगा। ये दावा, उनका दावा ही बुनियाद से गलत है, और मैं नहीं समझता कि वो खान साहब वहाँ आए और दोबारा वहाँ पे हंगामा रही ना हो। डेफिनेटली होगी। हाँ, अदारे इसमें अपना रोल प्ले करें, उनके लिए एक स्पेसिफिक जो है ना वो जगह वो मुतय्यन की जाए कि वहाँ पे वो अपना एहतजाज करें, अपना जो जमहूरी हक़ है वो हासिल करें, ना कि कौमी इमलाक को और लोगों को नुकसान पहुँचे, लोगों की गाड़ियाँ टूटें, पुलिस वाले ज़ख्मी हों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो इसमें नुकसान उनको पहुँचे। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सियासत करें, लेकिन मुल्क की कॉस्ट पे सियासत ना करें प्लीज़। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका दावा गलत है। ब्रीफली अगर वन लाइन कमेंट कर दें चौधरी साहब, वो ये भी उन्होंने आज गिला किया, उन्होंने कहा जी एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं। किससे गिला कर रहे थे? खुद वज़ीर आज़म थे उस वक्त, पॉलिसी को आज़ाद क्यों नहीं किया खारजा? देखें, मुंतखब वज़ीर आज़म को गैर आइनी तरीके से तो हटाया नहीं गया, आइनी तरीके से हटाया गया।
اور جن سے وہ گلہ کر رہے ہیں اب وہ اس کا جواب دیں. اس کا آپ اور میں جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا گلہ براہ راست جن لوگوں سے ہے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے, وہ ان کا جواب دیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کا جواب یشفین میں اس پہ ایک بات کہہ دوں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم کو دیواریں پھیلان کے نہیں ہٹایا گیا, تو ان کی بات یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو کیسے ہٹایا گیا. نہیں لیکن ان کو تو ہٹایا, وہی بات ہے, آئینی طریقے سے ہٹایا گیا نا, لیکن یہ ان پہلی کا خیال دفعہ ہے کسی وزیر اعظم کو دیواریں پھیلان کے نہیں ہٹایا گیا. نہیں ہٹایا گیا. بہت شکریہ آپ کا مرتضی سولنگی صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب, شنیلا عمار, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چودھری صاحب کے شکر گزار ہیں, پروگرام میں انہوں نے آج وقت دیا. باخبر سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.